So good morning everyone. Today is of our tarot class. So कल हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करी। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमने कल कम टॉपिक कवर किए, पर हमने काफी सारे टॉपिक्स पर बात करी। तो कल जो भी हमने टॉपिक्स लिए उनमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सो बिफोर गोइंग अहेड विद द कार्ड्स, मैं चाहूंगी कि आप अपने डाउट्स को पूछ लें, अगर आप में से किसी का भी कोई डाउट है कल की क्लास को लेकर। और अगर नहीं है तो मैं आपसे कहूंगी कि अपने बॉन्ड्स के कार्ड निकाल लीजिए। हम आज बॉन्ड्स के कार्ड को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, डिटेल में पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। सो जो लोग, अगर इनमें से कोई ऐसा है जो, और अपने नोट्स के लिए अपना पेपर पेन भी रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अगर कोई नया है तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि आज से हम बॉन्ड्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हम राइडर वेट जो हमारा डेक है उसको हम पढ़ेंगे। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टोटल 78 कार्ड्स हैं वो दो भाग में मेजरली डिवाइडेड है। 22 मेजर आर्काना है और 56 माइनर आर्काना है। माइनर आर्काना फिर से चार भागों में डिवाइडेड है, जिसको मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको। तो वो चार भाग जो है वो है वॉन्ड्स हैं, पेंटिकल्स हैं, और हमारे सॉर्ड्स हैं, और कप्स हैं। तो जो चार मेजर चार आर्कानास हैं, चार आर्कानास में हम एक एक आर्काना को पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम फ्लो कैसा रखेंगे, पहले हम हर एक आर्काना, माइनर आर्काना के कार्ड 1 से 10 तक के पढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। मैं अभी आपको हर एक कार्ड दिखाऊंगी, डोंट वरी, हर एक कार्ड की किसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले 1 से 10 तक के सारे कार्ड्स पढ़ेंगे, हर एक आर्काना के। जैसे पहले वॉन्ड्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम कप्स पढ़ेंगे, फिर सॉर्ड्स पढ़ेंगे, फिर पेंटिकल्स पढ़ेंगे। जब हमारे ये 40 कार्ड हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम 22 मेजर आर्काना के कार्ड पढ़ेंगे। और जो 16 कार्ड, जिन्हें हम कोर्ट कार्ड कहते हैं, जो रह जाएंगे उन्हें हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि कोर्ट कार्ड पढ़ना थोड़ा सा ट्रिकी है। और बाय द टाइम हम ये इतने अपने ऑलमोस्ट 62 कार्ड्स पढ़ चुके होंगे, तो उन कार्ड्स को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हर एक कार्ड को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। रादर आप में से अगर कोई बताना चाहे कि अगर आप रियल लाइफ में टैरो रीडिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक को लेकर आपके पास आते हैं? आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा आपसे क्या पूछा जाता है? लोग आपके पास कौन सा क्वेश्चन लेके सबसे ज्यादा बात, अगर आप में से किसी को आइडिया है तो? मैम, कार्ड का आइडिया तो नहीं है क्योंकि अभी कार्ड्स नहीं आते हैं, लेकिन हाँ मैं हाथ देख लेती हूँ। तो पर्सनल रिलेशनशिप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। वेरी गुड। रिलेशनशिप के साथ क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और किसी ने बोला करियर और रिलेशनशिप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने अर्चना जी। जितना भी आप, जितने लोग भी आपके पास क्वेश्चन पूछने आते हैं, उसमें सबसे ज्यादा लोग जो है 60 से 70% जो क्वेश्चन है वो रिलेशनशिप को लेकर। और जैसा कि मैंने बोला था कि टैरो कार्ड जो है वो आजकल के यंगस्टर्स के बीच में बहुत फेमस है, बड़ा पॉपुलर है। तो उसमें तो आप ये देखिए, आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मेरा एक्स से बात नहीं हो रही है, बात कब होगी? मेरे एक्स की किसी और के साथ, मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और को पसंद करता है क्या? मेरा एक्स मेरी जिंदगी में वापस आएगा कि नहीं? ये जो मेरा करंट बॉयफ्रेंड है, इससे मेरी शादी होगी कि नहीं? और यहाँ तक कि जो मेरा बॉयफ्रेंड है, क्या ये मेरे बच्चों के का डैड बनेगा या नहीं? इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे आते हैं। आपसे लोग पूछते हैं मेरी शादी कब होगी, कहाँ होगी, मेरा हस्बैंड देखने में कैसा होगा, उसका नाम किस अक्षर से शुरू होता होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी। ऐसे ऐसे जितने वियर्ड क्वेश्चन आप सोच सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर, वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एज अ टैरो रीडर। सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो करियर को रिलेटेड आते हैं, कि मेरे को क्या पढ़ना चाहिए, या कौन सा करियर लेना चाहिए, या ये जॉब लेना चाहिए, वो जॉब लेना चाहिए, मेरी जॉब कब लगेगी, कहाँ लगेगी। इस तरीके के क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो मैंने बोला 60% रिलेशनशिप्स के आते हैं, 20% आपके करियर को लेकर आते हैं, फिर बचा 80%। 80% में आपके जो बाकी जो एरियाज हैं, कि मेरे को घर खरीदना है, मेरा घर कब बनेगा, मैं व्हीकल कब लूंगी, ये कब होगा, वो कब होगा। और लास्ट का जो 2%, 3% बचता है वो हेल्थ के बारे में लोग क्वेश्चन पूछते हैं।
सो जो लोग ऑलरेडी ऑकल्ट की किसी न किसी ब्रांच के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा कि लोगों को पैसा चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, करियर चाहिए, पर अगर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, नहीं चाहिए, वो अपनी हेल्थ नहीं चाहिए। तो वैसे तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोविड के बाद से लोग अपने हेल्थ को लेकर जागरूक हो गए हैं, बट वो सिर्फ थोड़े समय के लिए था। सारा कुछ ऐसा लग रहा है वापस के वापस, अब लोग भूल गए कि कोविड जैसी भी कोई चीज थी। जब कोविड आया था ऐसा लग रहा था कि जिंदगी आप कैसे चलेंगी, पर अब वापस से सब लोग भूल गए। खैर एनीवेज, ये बात करने के पीछे मेरा लॉजिक ये था कि हर एक कार्ड को हम 2 से 3 तरीके से पढ़ेंगे। यानी कि जो हम कार्ड पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ये कार्ड अगर बिजनेस, करियर, जॉब के केस में आएगा तो हम इस कार्ड को कैसे समझेंगे, अगर ये रिलेशनशिप के केस में आएगा तो हम इसको कैसे समझेंगे। हेल्थ एज ए सेट, जो 3 मेजर सेक्टर है, हेल्थ में हार्डली 4-5% उसके क्वेश्चन आते हैं, तो हेल्थ में कैसे पढ़ना है। हेल्थ में हम सबसे एंड जब हम सारे कार्ड्स पढ़ लेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ में हम इस कार्ड को कैसे पढ़ें। तो मेजर जो जो मेजर 2 क्राइटेरिया है, हर एक कार्ड को हम उसके, एक जर्नल उसकी क्या रीडिंग है, एक उसका लव रिलेशनशिप में क्या रीडिंग है, और एक इसकी करियर जॉब में क्या रीडिंग है, इस क्राइटेरिया पर हम हर एक कार्ड को पढ़ेंगे। तो आप अपने नोट्स भी ऐसे ही बना लो। मैं नोट्स बनाने के लिए एक बुक प्लान कर रही हूँ। मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके कोर्स अगले हफ्ते जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्लास नंबर 3 में, तब तक मैं वो परफॉर्मर बना लूंगी, तो मैं आपको दे दूंगी। आप उसकी पीडीएफ को प्रिंट आउट ले लेना, तो फिर आपके लिए नोट्स बनाना इजी हो जाएंगे कि कैसे कैसे आपको बनाना है। तब तक आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नोट्स। तो आज हम अपने कार्ड्स की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे वॉन्ड्स के। तो अगर आपके पास टैरो कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास टैरो कार्ड नहीं है तो मैं आप लोग सब लोगों को इसकी पिक्चर दिखा दूं। ये वॉन्ड्स का कार्ड है। तो आप जितने भी वॉन्ड के कार्ड देखेंगे, ये एस ऑफ वॉन्ड है, यानी कि नंबर 1 का कार्ड है। आप जितने भी कार्ड देखेंगे, हर एक कार्ड में ये वॉन्ड कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग यू ऑल। दिस इज 3 ऑफ वॉन्ड। आप आगे देखेंगे ये 4 ऑफ वॉन्ड है, तो इसमें 4 वॉन्ड्स की फोटो बनी हुई है। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 6 ऑफ वॉन्ड है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो हम पहले इन 10 कार्ड्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले आर्काना की तरफ। आप अगर चाहें तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। जब हम कार्ड को देखेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या फील कर रहे हैं। और मैं, जो हमने कल बात करी थी कि आपको साइकिक होना चाहिए, इंट्यूटिव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और अब आप देखेंगे कैसे आप साइकिकली और इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को पढ़ रहे हैं, जबकि आप शायद ना जानते हो या ना मानते हो कि मैं इंट्यूटिव हूँ या साइकिक हूँ। तो ये कार्ड्स आपको अपने आप की साइकिक, आपकी एबिलिटीज को एनहेंस कर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब जो जो एक बेसिक जानकारी के बारे में बात करते हैं, वॉन्ट्स के बारे में देखते हैं, ये वॉन्ट्स जनरली क्या कहते हैं और इनको कैसे कैसे समझना है। मैं आपको आगे आगे जैसे जैसे क्लास ग्रो होगी, हर एक चीज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन। तो बात करें, वॉन्ट्स जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आई वी अंडरस्टैंड विद द एलिमेंट, हम सबको पता है हमारा जो पूरा ये अर्थ है, ये 5 एलिमेंट से बनी है, और एलिमेंट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो एलिमेंट्स की एक सर्टेन क्वालिटीज होती हैं। जब मैं कहती हूँ कि वॉन्ट्स फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो जो फायर की क्वालिटीज है वो हमारे वॉन्ट्स मैक्सिमम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको कैसे कैसे पढ़ना है, इसको आगे लेके चलेंगे। टू बिगिन विद जस्ट अंडरस्टैंड द फायर एलिमेंट। अगर आपको पता है कि फायर एलिमेंट क्या होता है, फायर एलिमेंट आग जो गर्म होता है, जो बहुत जल्दी से फैलता है। ठीक है, इतना हमें आग के बारे में पता है, इससे ज्यादा पता होने की हमें जरूरत नहीं है। एक आग का अपना स्वभाव है, जो अपना स्वभाव वो कभी नहीं छोड़ती। इसके बाद हर एक कार्ड का एक जेंडर होता है, मेस्कुलिन जेंडर और या फेमिनिन जेंडर। जेंडर हमें कैसे हेल्प करता है, हर एक जेंडर की एक सर्टेन क्वालिटीज होती है। जब हम मेस्कुलिन जेंडर के बारे में बात करते हैं, तो हम ये बात को समझते हैं कि मेस्कुलिन मतलब जिसका बिल्ड स्ट्रांग हो, जो फिजिकली स्ट्रांग हो, या जो बोल्ड डिसीजन ले पाए, है ना। हम अपने घर के मेल्स को कैसे देखते हैं, जनरली मेल सोसाइटी मेल्स को कैसे देखते हैं, पावर पावर अथॉरिटी के हिसाब से देखते हैं। तो मेस्कुलिन जेंडर उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वॉन्ड्स के जो कार्ड है, जिनको हम रॉड्स भी, कई सारे टैरो कार्ड्स में, कई सारे डेक्स में, और बहुत सारे टीचर्स भी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं रॉड। तो अगर रॉड और वॉन्ड दोनों सेम ही बात।
ये वाला जो कार्ड्स हैं, वॉन्ट्स के कार्ड जो है, ये समर सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको लगेगा कि सीजन को हम कैसे देखेंगे, तो डोंट वरी, सीजन को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। एज इफ नाउ जस्ट आप बेसिक जानकारी में ये समझिए कि वॉन्ट्स के कार्ड जो है वो सीजन में समर सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेइंग कार्ड्स में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं कार्टोमेन से भी पढ़ाती हूँ, यानी कि प्लेइंग कार्ड से कैसे रीडिंग करते हैं मैं वो भी बताती हूँ। तो अगर आपको पता रहता है कि ये प्लेइंग कार्ड से थोड़ा एसोसिएशन पता है, अब आप राइडर डेक पढ़ रहे हैं, इसके बाद अगर आप कार्टोमेंसी पढ़ेंगे, आपको अगर थोड़ा सा पता होगा कि कौन सा कार्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके लिए वहां पर रिकॉल करना इजी रहेगा। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, चिड़ी या क्लब जिसे कहते हैं, जैसे छोटा सा ट्री बना होता है ना ब्लैक कलर का, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जिसे क्लब का कार्ड बोलते हैं या चिड़ी का कार्ड बोलते हैं, वॉन्ट्स हमारे प्लेइंग कार्ड्स में उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम कैलकुलेशन में वॉन्ट्स के कार्ड वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हफ्ते, WEE की वीक, वीक यानी हफ्तों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, उनके लिए टाइम प्रिडिक्शन विद द हेल्प ऑफ टैरो रीडिंग, राइडर वेट डेक थोड़ा सा चैलेंजिंग है। और अगर जो लोग नए हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अपना एक ऑल टुगेदर टाइम प्रिडिक्शन का डेक अपने आप डेवलप किया है, जो कि अवेलेबल भी है सेल के लिए अगर कोई चाहे। और वो ये डेक है, इसमें से आपकी टाइम प्रिडिक्शन बहुत इजी हो जाती है। अगर आप देखेंगे तो 68 कार्ड्स हैं और ज्यादातर सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में ये बात करते हैं। Ma'am, I checked this online. It was not there in your website. Online not available because this is available on our site. If you want, I will share my barcode with you. हमारी Okay. साइट यानी कि जो हमारा वेबसाइट है, हिस्ट्रोमेट्री की वेबसाइट है, उस पे अवेलेबल है। हाँ, मैं So, उसमें जाकर देखी, लेकिन I couldn't somehow find the. कोई बात नहीं, आप मेरे को पर्सनल पे मैसेज दीजिएगा, मैं आपको इसका लिंक दे दूँ। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल डेक एंड टाइम प्रिडिक्शन के लिए, फॉर इंफॉर्मेशन फॉर दोज हु आर कनेक्टिंग फर्स्ट टाइम विद अस। एंड आई एम रियली प्राउड कि ये मेरी पसंद से बने हैं और लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हैं। स्पेशली जो लोग आजकल ऐप में काम करते हैं ना, उनके लिए जब 2 मिनट के अंदर क्विक आंसर देना होता है, मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लग जाएगी, मेरे को नेक्स्ट फोन कब आएगा, बहुत काम आते हैं और बहुत क्विक आंसर आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है। अब फायर एलिमेंट या वॉन्ट्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन वॉन्ट्स की क्या होती है। तो सबसे पहले फायर में बहुत मूवमेंट होती है, इसलिए ये कार्ड जो है ये ट्रैवल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप जब भी बहुत सारे वॉन्ट्स के कार्ड अगर आ जाते हैं आपके स्प्रेड में, या ये 2 से ज्यादा वॉन्ट्स के कार्ड आ जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कोई जो भी डिसीजन होने वाला है या जो भी गाइडेंस है, समहाउ कहीं उसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व है। वो मूवमेंट किस चीज की है वो हमें समझना पड़ेगा। ये वॉन्ट्स के कार्ड करियर को इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट, करियर का मतलब ये है कि अगर करियर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हमारे वॉन्ट्स के कार्ड जब भी आते हैं तो बहुत अच्छा पॉजिटिव दिखाते हैं। ये फिजिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉन्ट्स जो है वो फिजिकल मूवमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये चैलेंजेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत फास्ट मूविंग भी होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इसकी पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी क्या है इन कार्ड्स की और नेगेटिविटी क्या है, एक पर्सनल उसके क्राइटेरिया पर, तो ये लोग सुपर एंथू पीपल होते हैं, ये इनकी पॉजिटिविटी है। ये लोग बहुत ही होल हार्टेड लोग होते हैं, ये भी इनकी पॉजिटिविटी है। पर एट द सेम टाइम, क्योंकि ये लोग मूव फिजिकली बहुत तेजी से मूव करते हैं, तो कई बार ये अपने एक्शन अनप्रिपेयर्ड लेते हैं, अनप्रिपेयर्ड रहते हैं पर एक्शन ले लेते हैं, यानी कि प्रॉपर R&D नहीं करते, और कई बार ये इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी इनका होता है। अब आप लोगों को लगेगा कि इस चीज को मैं कैसे समझूंगी, कैसे मुझे समझना है। तो बहुत बार आपसे जब आपसे कोई ये पूछता है कि ये पर्सन है, इससे मेरी शादी हो रही है, कैसा वो होगा, तो अगर सपोज वॉन्ड का कार्ड आता है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सनैलिटीज उसके कैरेक्टर में दिखाई देती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। या अगर किसी हम थर्ड पर्सन के लिए रीडिंग कर रहे हैं जिसको हमने देखा नहीं है, मान लीजिए हम थर्ड पर्सन की रीडिंग तभी करते हैं जब वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम निकाल रहे हैं, जो हमारा क्वेरेंट या हमारा क्लाइंट है, उस थर्ड पर्सन के डिसीजन की वजह से उसकी लाइफ में कोई चेंज आए, तब हम करते हैं। जैसे कि अगर हस्बैंड वाइफ है तो हम हस्बैंड के लिए, वाइफ के कहने पर हस्बैंड के कार्ड निकालते हैं। पर आपके साथ ऐसा भी बहुत आएगा
कि मुझे शक है मेरे हस्बैंड का कोई अफेयर है, इसका भी कार्ड निकालिए। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न हाउ टू हैंडल एंड टैकल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो अगर हम पर्सनालिटीज के बारे में बात करें तो वॉन्ड की जो पर्सनालिटीज है बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी थी, जनरली फिट होते हैं जनरली, क्योंकि बहुत मूवमेंट है। ऑब्वियसली जो एक जगह पे बैठना पसंद नहीं करता, तो बहुत मूवमेंट होने की वजह से फिट पर्सनालिटीज होते हैं। ऐसे वॉन्ड पर्सनालिटीज के लोग जो होते हैं उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे दोस्त होते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर काफी अच्छी होती है, और ये लोग एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं। अभी तक हमने वॉन्ड के बारे में जितनी भी बात करी, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। हमें हर बार अपने कोर्स में लोगों से जब पूछती हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं उसको दो तरीके से परसीव करती हूँ। एक तो मैं इस तरीके से परसीव करती हूँ कि मैं इतना बेकार पढ़ा रही हूँ कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और समझ नहीं आ रहा तो देर इज नो क्वेश्चन राइजिंग। ठीक है, तो चलो फिर उस केस में मैं अपने आप से कहती हूँ कि मीनाक्षी अवस्थी, यू नीड टू इम्प्रूव मोर। और दूसरा परसेप्शन ये ले लेती हूँ कि मैं इतना बढ़िया पढ़ा रही हूँ, इतना अच्छा मैं सबको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता है। सो अपने मन को खुश करने के लिए मैं दूसरे वाले ऑप्शन को हमेशा ग्रैब कर लेती हूँ। पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अपने क्वेश्चंस को साथ के साथ आप पूछते चलिए, और अपनी डाउट्स को क्लियर करते चलिए, जिससे कि जो आगे की जर्नी है वो बड़ी स्मूथ रहे, मन में कोई डाउट लेके क्लास नहीं खत्म हो। ठीक है, सो विद दिस नोट की यस, यस रत्ना जी बोलिए बोलिए। फायर एलिमेंट है तो वो एग्रेसिव नहीं होगा? फायर एलिमेंट है तो वो एग्रेसिव एग्रेसिव होता है, पर एग्रेसिव से ज्यादा एक्शन लेने, एग्रेसिव का मतलब भी होता है कि गुस्से के साथ किसी चीज पर एक्शन लेना। पर हमेशा गुस्सा नहीं इसके लाइफ का पार्ट होता है, पर हाँ एक्शन जरूर ले लेता है। और उससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि किडी से एक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जनरली अपने जो मेंटल एबिलिटीज को यूज नहीं करता है। सिर्फ जैसे वो लोग हैं कि अभी बैठे हैं आप किटी पार्टी में, चलो चलो कहीं चलते हैं कहीं चलते हैं, ये नहीं सोचा कि घर में बच्चे आएंगे तो उनका क्या होगा, और उठे और एकदम से कहीं जाने के लिए प्रिपेयर हो गए। तो ये इन अनप्रिपेयर टाइप के डिसीजन लेते, तो एग्रेसिव नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कार्ड के। जब हम किसी कार्ड को देखते हैं, या हम आज के जब भी हम आज ही नहीं, जब भी हम किसी कार्ड को देखेंगे, तो एक कार्ड का एक फील है। मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप अपने माइक को अनम्यूट करके उस कार्ड में आप क्या देख पा रहे हो, अपना परसेप्शन, या आपको क्या दिखाई देता है, आप उस कार्ड को क्या देख के समझते हो, जरूर बताना। तो सबसे पहले मैं एस ऑफ वॉन्ड को हम लोग बात करेंगे, और मैं चाहूंगी कि इस कार्ड को देखकर आपके मन में क्या आता है, या आपको क्या दिखाई। वन बाय वन, एनीबडी। मैम एक स्पिरिचुअल हैंड दिख रहा है। ओके, तो हु इज दिस, मे आई नो, मे आई सी मैम द मैम फेस। ज्योति। ज्योति जी, अगर आप कैमरा ऑन करके बैठ देंगे तो बहुत मजा आएगा। वैसे आपको स्पिरिचुअल हैंड दिख रहा है, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। और पॉजिटिविटी दिख रही है इस कार्ड को देख के, मतलब कुछ पॉजिटिव है। हाँ, ठीक है। और मैम विल पावर। हाँ, बोलिए अर्चना जी। विल पावर, विल पावर। विल पावर दिख रही है आपको। Okay. इमेजिनेशन, वो बादल जो बने हुए हैं और पत्ते गिर रहे हैं तो कुछ। पिंकी एच दास जी, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू जी। बादल दिख रहे हैं जो, क्या बोला आपने रत्ना जी? हाँ जी, क्लाउड्स। तो इमेजिनेशन हो सकता है आई थिंक। और पत्ते गिर रहे हैं तो फॉल का टाइम है, या पत्ते लग रहे हैं नए। आई डोंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं, आप जैसे भी परसीव कर रहे हैं, कोई मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं, एक्चुअल मीनिंग तो मैं बताऊंगी, पर इस कार्ड को देखकर आपके मन में जो भी उठ रहा है, जो भी समझ आ रहा है, ये कार्ड एक मेरे पास आया, एक पिक्चर देख के मैं क्या कहती हूँ। हम कॉस्मिक सपोर्ट है या नेचर का सपोर्ट रहेगा, इसमें न्यू अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखिए, तो अब A- मैं आप, हाँ, यस यस प्लीज कंटिन्यू। yeah, ace is always number one, so new beginnings, the starting point of something. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल सेड। सो देखिए, अब मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि एक कार्ड मैंने दिखाया
हर एक बंदे ने इसको अलग तरीके से परसीव किया। किसी ने क्लाउड्स देखे तो इमेजिनेशन देखा, किसी ने न्यू बिगिनिंग देखी, किसी ने फॉल देखा, किसी ने वार्मथ देखी, किसी ने कुछ देखा। ठीक है, हर एक कार्ड के साथ ऐसे ही होता है। तो जिसने जो देखा वो उसकी इंट्यूशन थी, वो उसके माइंड में जो चल रहा था वो उसने देखा, उसने चीज को कैसे परसीव किया वो देखा। तो हम सब इंट्यूटिव है कि नहीं है? कल भी मैंने बोला था इंट्यूटिव तो हम सब हैं, बस हम अपनी फ्रेंड की कॉल उठाना बंद कर देते हैं और कोई बात नहीं है। आज के बाद हम उसकी कॉल लगातार सुनते चले जाएंगे और अपनी इंट्यूशन को, बिल्कुल सही, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। तो जब हम किसी कार्ड को देखते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ये कार्ड कैसा है। तो किसी भी कार्ड को देखकर आपके मन में एक पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग आती है। ठीक है, ये ऐसा लगता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सबसे पहले आपका जजमेंट यही होना चाहिए कि दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव कार्ड। हर एक सिचुएशन में डेफिनेटली हम कार्ड को अलग तरीके से पढ़ेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव हमारे स्प्रेड के बाकी कार्ड्स बताएंगे, पर एक कार्ड का जनरल फील होता है। जैसे कि कल मैंने आप लोगों को जो स्केरी कार्ड दिखाए थे, तो ये कार्ड्स जो हैं ये देखकर जनरली एक अच्छी वाली फीलिंग नहीं आती है। एक ऐसी वाली फीलिंग आती है कि एक आदमी मुंह झुका कर खड़ा है हेलमेट में, यहाँ इस बिल्डिंग से सब लोग गिरते जा रहे हैं, तो नॉट अ प्लेजेंट थिंग। ये डेथ का कार्ड ऑल टुगेदर, डेथ इज मीन्स लाइक सुपर स्केरी। तो ये हमें नहीं दे रहा है पॉजिटिव। पर मैं जब इसके कंपैरेटिवली इस एस ऑफ वॉन्ड को देखती हूँ तो डेफिनेटली एक मुझे पॉजिटिव फील हुई। तो इसी तरीके से हमें इसे आगे से समझना है, इसी हिसाब से आप इसको आगे लेते हुए चलो। ठीक है, तो इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि नीचे माउंटेन है, कैसल है, छोटे छोटे प्लांट है, पर एक क्लाउड है। ये क्लाउड जो है और ये जो हैंड है, ये क्लाउड से निकलता हुआ हैंड डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट। हमेशा आप देखेंगे सारे एसेस में एक क्लाउड से निकलता हुआ हैंड है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो एस ये वॉन्ड है, ये 1 नंबर के वॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है और इसमें छोटी छोटी पत्तियां निकल रही हैं, यानी कि ये किसी चीज की बिगनिंग के बारे में बात। तो जब भी कोई भी एस का कार्ड है, हम जब एस आएगा वो किसी ना किसी तरह की न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट। अब अगर हम सिर्फ इसी कार्ड को देखकर सोचें कि कौन सी न्यू बिगनिंग होगी, तो ये करियर को रिप्रेजेंट करता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं कि करियर में कुछ न्यू बिगनिंग हो सकती है। पर ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वॉन्ड का कार्ड सिर्फ करियर के केस में आएगा, करियर रिलेशनशिप के केस में भी आएगा, तो उससे रिलेटेड न्यू बिगनिंग हो जाएगी। तो हम इस कार्ड को जब भी देखेंगे, ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड हमें न्यू एनर्जीज के बारे में दिखाता है, फॉरवर्ड मूवमेंट की रिप्रेजेंटेशन करता है, फिजिकल मूवमेंट की रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल को रिप्रेजेंट, जनरली हमें एस ऑफ वॉन्ड और न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये कार्ड मेरा बिजनेस में, करियर की कैटेगरी में, बिजनेस और करियर और जॉब के केस में अगर मेरा एस ऑफ वॉन्ड खुलता है किसी भी पोजीशन पर, तो जनरली ये बहुत पॉजिटिव कार्ड की तरह देखा जाता है, वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये दिखाता है कि यू आर मूविंग फॉरवर्ड विद लॉट्स ऑफ एनर्जी। So not only you are moving forward, you are full of energy also, and उस एनर्जी और एंथू के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ ये कार्ड आपसे कहता है देयर इज लॉट ऑफ फिजिकल मूवमेंट। तो मान लो कोई चीज की बिगनिंग है जिसमें कहीं ना कहीं कोई फिजिकल मूवमेंट 100% इन्वॉल्व है। ये कार्ड आपको दिखाता है कि हो सकता है आपके बिजनेस, करियर, जॉब में कोई ना कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो, एक ट्रैवल की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपको नई जॉब मिलने वाली, क्योंकि नई बिगनिंग है, वो जॉब आपको दूसरे शहर में मिले, या वो जॉब आपको ट्रैवलिंग वाली जॉब मिले, या हो सकता है कि आजकल के जमाने में अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो एनसीआर से आपको दिल्ली नौकरी करने आना हो, या दिल्ली से आपको एनसीआर। सो लॉट्स ऑफ मूवमेंट इज इन्वॉल्व देयर, एंड डेफिनेटली हम कोई भी कार्ड, कोई भी मोडालिटी अगर ऑकल्ट की पढ़ते हैं तो हमें डेट टाइम प्लेस को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। डेट टाइम प्लेस के हिसाब से ही हमें रीडिंग करनी चाहिए। ये कार्ड न्यू प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस, करियर, जॉब में प्रमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, रिकॉग्निशंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लीजिए, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर मान लीजिए मैंने 1 कार्ड रीडिंग करी और यस और नो के क्वेश्चन में इस कार्ड को मैं पढ़ना चाहूँ, तो ये कार्ड मैं पूछती हूँ कि मुझे ये जॉब कर लेनी चाहिए या नहीं, तो ये कार्ड देखकर आप क्या कहेंगे? यस करनी चाहिए। Yes, correct. बिल्कुल, बिल्कुल यस करनी चाहिए, बिल्कुल
तो 1 मिनट में आपने कार्ड को देखा और पहचाना कि यहाँ पर नई नई चीजें हो रही हैं, सारी पॉजिटिव चीजें भी हो रही हैं, तो मुझे ये जॉब ले लेनी चाहिए। तो जनरली इसे हमने एक पॉजिटिव कार्ड की कैटेगरी में रखा। ठीक है, समझ गए आप? अगर आपके ये करियर में या आपके जॉब में या बिजनेस में किसी भी चीज में जिससे आप पैसे कमाते हैं, उस बेसिकली उस चीज के लिए ये आपका कार्ड आता है, तो इस तरीके से आपको इसे पढ़ना है। कार्ड में कोई लिखते हैं क्या कि अपने पेन से, कि नहीं लिखना होता? नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज रत्ना जी, मैं पर्सनली बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल इस चीज को नहीं अप्रिशिएट करती कि आप अपने कार्ड्स में कुछ लिखें। बिल्कुल भी मत लिखिए। कार्ड्स आपकी एनर्जी है। कार्ड्स को लोग इतना संभाल के रखते हैं, एकदम अपने बच्चों से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं, उनकी केयर करते हैं। वो मत लिखिए, बिल्कुल भी मत लिखिए। नहीं, मैंने तो लिया नहीं, मैं तो बस जनरल क्वेरी पूछ रही हूँ। ये नहीं, अगर लोग आपने नहीं लिया तो आप लेंगी ही, पर जब लेंगी भी तो उसमें मत लिखिए, प्लीज मत लिखिएगा, क्योंकि एक्चुअली कार्ड्स हैव एनर्जी। ये भी आपको ओवर द टाइम इस चीज को आप फील कर पाओगे, इस चीज को आपको खुद को फीलिंग होगी कि आपके कार्ड आपसे एक्चुअली बात करते हैं, आपकी ऑरा में आते हैं। तो जब हम आगे क्लासेस करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि कार्ड्स को लेकर हमें मेडिटेशन कैसे करनी है, कार्ड्स के साथ हमें अपना कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करना है, हम इस चीज को भी जरूर सीखेंगे। ठीक है, मैम अब मुझे ना एक ना क्वेश्चन पूछना था आपसे। अभी जस्ट आपने कार्ड्स के बारे में बोला ना, तो भी मुझे याद आया। मैम मेरा जो डेक है ना राइडर वेट का, उसमें ना मतलब मैंने एक दिन देखा, जस्ट मैं ऐसे शफल कर रही थी, तो ना एक जो मेरा कार्ड था उसमें ना थोड़ा सा ना वो फटा हुआ मिला मुझे। अब वो पता नहीं मुझे कब हुआ, तो क्या उससे कुछ नेगेटिव कुछ तो नहीं होता मतलब? अगर कोई आपका कार्ड खराब हो जाता है समहाउ, तो आपको अपना डेक चेंज कर लेना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। तो मैं भी आपसे बोलूंगी, एक ही कार्ड खराब हुआ है पर फिर भी आपको अपना डेक बदलिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब इसी एस ऑफ वॉन्ड को अगर हम लव रिलेशनशिप के केस में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ये क्योंकि एस का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो ये नई रिलेशनशिप को इंडिकेट कर सकता है। या अगर ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में है तो ज्यादा लव को इंडिकेट कर सकता है, देयर इज अपॉर्चुनिटी या समथिंग न्यू बिगिनिंग। रिलेशनशिप के अंदर ही कोई ऐसी नई चीज शुरू हो जाए जो आपकी लाइफ में ज्यादा लव और केयर को अट्रैक्ट करे, या ज्यादा पैशन आ जाए। कभी कभी होता है कि अ, अभी तक हमारी एक स्लो स्टेडी लाइफ चल रही है, उसमें कोई दूसरा बंदा कुछ ऐसा एक्शन लेके आ जाए, कोई ट्रैवल इन्वॉल्व हो जाए, कहीं आप ट्रैवल अपनी रिलेशनशिप में प्लान कर लो, या फिर ज्यादा फिजिकल एनर्जीज आ जाए। सपोज ये हेल्थ के केस में मैं जस्ट मेंशन कर रही हूँ कि कभी कभी हेल्थ के केस में ये कार्ड आता है, तो हम कहते हैं कि भाई अभी तक हेल्थ की वजह से जो आपका एनर्जी लॉस था उसमें नई बिगनिंग आ जाएगी, आपको नई एनर्जीज आप गेन करोगे, फिजिकली आप फिट होते हुए दिखोगे। ऐसा हम इस चीज को समझ सकते हैं। मे बी इस एज का कार्ड है तो कई बार ये प्रेगनेंसी भी रिप्रेजेंट करता है। अब प्रेगनेंसी रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आपको देखना है कि आपके स्प्रेड के बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद ही प्रेगनेंसी डिक्लेयर करेंगे। और प्रेगनेंसी जैसा सेंसिटिव टॉपिक जो है उसके बारे में हमें कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले बहुत 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 सोचने की जरूरत है, बहुत समझदारी के साथ इसे समझने की जरूरत है। वैसे मैं सारे कार्ड्स को रिवर्स नहीं बताऊंगी, पर जस्ट इन एग्जाम्पल, सिंस मैंने कल आपको बताया था कि कैसे रिवर्स कार्ड पढ़े जाते हैं, तो हमने इतनी सारी पॉजिटिव चीजें पढ़ी। अगर मैं ये मेरे पास सम हाउ मेरी रीडिंग में ये रिवर्स कार्ड आ जाता है एस ऑफ वॉन्ड, तो ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दिखाएगा डायरेक्शनलेसनेस या डिलेज दिखाएगा। कोई बिगनिंग फास्ट मूवमेंट नहीं दिखाएगा, डायरेक्शन इस तरह से डिलेज दिखाएगा। या आप कोई चीज स्टार्ट करना चाहोगे पर फिर भी वो स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ऐसी चीजों को ये रिप्रेजेंट। सो बिफोर आई मूव टू द सेकेंड कार्ड, आपको इस कार्ड में अगर कुछ भी ऐसी चीज लगती है कि मैंने ये नहीं लिया या ये आपके मन में क्वेश्चन है, तो प्लीज डू आस्क। मैम जब ये रिवर्स होगा तो हम इसको फॉल में देख सकते हैं कि जो न्यू लीव्स आ रही थी उधर जुड़ी वो हुई थी फॉल हो कुछ, जाएगी और ऑब्वियसली, वो फॉल हो जाएंगी। तो पॉजिटिव चीजें नेगेटिव में बदल जाएंगी। इसीलिए कल मैंने रिवर्स कार्ड के बारे में बोला था कि आई पर्सनली डोंट अप्रिशिएट रीडिंग दी रिवर्स का।
But this is totally up to you. There is no harm in reading the reverse card also. If you are comfortable, you can move ahead with the reverse card in your reading. This is कभी up कभी to न्यू you. बिगनिंग भी अच्छी होती है, न्यू मतलब कभी किसी के लिए खराब भी होती है, किसी के लिए अच्छी भी होती बिल्कुल सही कहा आपने रत्ना जी, किसी के लिए अच्छी और किसी के लिए खराब होती है, बस देखने वाले का आउटलुक है कि उसको वो उस चीज को कैसे ले। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 का कार्ड पढ़ते हैं। आप बताइए ये कार्ड देखकर आपको क्या दिखाई देता है, और क्या क्या आप परसीव करते हो और क्या क्या आपको दिखाई देता है। और मैम ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ सोच रहे हैं, मतलब कुछ पानी की तरफ, उस तरफ देख करके कुछ सोच रहे हैं, थिंकिंग कुछ दिमाग में इनके चल रहा है, ओके और प्लानिंग। हाँ, और ये मून का भी कार्ड है। मून भी इमोशन का ही होता है एक सा। ओके, मून का कार्ड है, ठीक है, 2 नंबर से आपने से मून का कार्ड दिया। आप ऑलरेडी टैरो रीडर हैं ज्योति शर्मा जी, हैं? नहीं मैम, नहीं मैम, मैं जस्ट अभी सीख ही रही हूँ, मैं अभी इतना नहीं आता मुझे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपने सही कहा ये 2 नंबर का कार्ड है। चलिए और कोई है। क्या दिख रहा हाथ है? में इसके, मैं बोलूं, देख, सबसे पहले, हाँ प्लीज बोलिए रत्ना जी, बोलिए। हाथ में इसके ग्लोब है तो वर्ल्ड का मैप है। मे बी ही इज थिंकिंग टू गो अब्रॉड और प्लानिंग कर रहा है कुछ बाहर जाने की। और ओके और पानी दिख रहा है तो वॉटरी भी हो गया थोड़ा, इवन ये फायर एलिमेंट है, लेकिन पानी दिख रहा है तो मूवमेंट भी है। ओके, और मैम प्लानिंग और बैलेंसिंग, थॉट के साथ बैलेंसिंग। अर्थ के साथ बैलेंसिंग, ओके। एनीबडी एल्स? देखिए कार्ड को ध्यान से देखते हैं। एक पर्सन जो है वो जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, आई एम जस्ट कमिंग बैक, 1 मिनट। हाँ। क्या कह रही है? किसके लिए कर रही है? जो ठीक लग रहा है तो कर ले। सिर्फ सीरम ऐड किया एक मोटी चौथा कुछ ऐड करना। कर लो यार, ठीक है जल्दी। तुम्हें टाइम भी तो नहीं देती ना, उसी टाइम बोलती है करने के लिए, मैं उसी टाइम अभी इधर ये कर रही हूँ। ऑप्शन देती हूँ, फेस वॉश। ममता अरोड़ा जी प्लीज अपना आपको म्यूट कर लें आप। ओके, चलिए इसी कार्ड को आगे पढ़ते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पर्सन है इसे आप देखिए, वो लैंड पर खड़ा हुआ है, उसके पास 2 वॉन्ड्स हैं, एक साइड, दोनों साइड्स में वॉन्ड्स हैं, हाथ में उसने ग्लोब पकड़ा हुआ है, और ही इज लुकिंग एट द होराइजन, यानी वाटर की तरफ ही देख रहा है। सो और उसकी नजर जो है वो समुद्र की तरफ है। तो इसमें 2 चीजें याद रखनी है कि पहले हम जब कहते थे कि जब भी 2 नंबर के कार्ड्स आते हैं, 2 नंबर के कार्ड जब भी आते हैं वो डिसीजन मेकिंग या डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ साथ 2 नंबर के कार्ड जब डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उस इसके साथ ही चेंज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। डुअलिटी जब आती है तो जब कोई 2 चीजें आपके पास होती हैं, 2 ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है, 2 ऑप्शंस होते हैं तो आपको कंफ्यूजन होता है। ये
कंफ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी के हाथ में दो चीजें, दो अपॉर्चुनिटी होती है, तो हमेशा उसका कंसर्न ये होता है कि बेटर वन मेरे को मिले। दो अपॉर्चुनिटी तो है ही है, कुछ मुझे अच्छा हो, बेटर हो, वही मुझे मिलना चाहिए। तो दो अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है? मैंने दो घर देखे, उनमें से कौन सा खरीदूं, दो जॉब है, कौन सी जॉब लूं, दो करियर ऑप्शंस हैं, कौन सा लूं, दो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा हूँ, कौन से सब्जेक्ट को पढूं। तो एनीथिंग इन एवरीथिंग में ये डुअलिटी आपको दिखाई दे सकती है। सो जब भी डुअलिटी होती है तो आपके थॉट्स जो होते हैं वो क्लटर्ड होते हैं, क्लियर नहीं होते हैं बिल्कुल भी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पर ये कार्ड जो है, आप इस चीज को इस तरीके से देखो कि ये कार्ड जो है ये आपसे कहता है यू नीड टू टेक अ डिसीजन नाउ। डुअलिटी तो है, पर अब आपको डिसीजन तो इसका लेना ही लेना है। और जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि इस कार्ड में मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही। पर ये कार्ड इस चीज को जरूर कहता है कि आपको डिसीजन तो लेने का ये टाइम। इसके साथ साथ क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है, तो वो जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें कोई ना कोई फिजिकल मूवमेंट की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि ये वैंड का कार्ड है, इसलिए इस चीज को ये दिखाता है। इस कार्ड को अगर मैं पढ़ूंगी हमारे बिजनेस करियर के केस में, तो ये एक पॉजिटिव डिसीजन की तरफ इंडिकेशन देता है। यानी कि आपके पास डिसीजन मेकिंग तो है, आप डुअलिटी में तो हो, आपके पास दो ऑप्शन तो है, पर यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है, पर कंफ्यूजन में कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये कार्ड देखकर हम हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम टू टेक द डिसीजन। यू हैव एक नहीं, दो दो अपॉर्चुनिटीज इन योर हैंड। और साथ साथ ये होराइजन की तरफ देख रहा है, ग्लोब उसके हाथ में, तो वो ये इंडिकेट करता है, ग्लोब यानी पूरी दुनिया, जो भी डिसीजन वो लेगा वो उसके लिए हेल्पफुल होगा। और होराइजन यानी कि आपको पता है स्काई इज द लिमिट। होराइजन में क्या होता है? जहाँ पानी और आसमान आपस में मिल रहे होते हैं, तो स्काई इज द लिमिट। आप डिसीजन लो, आपके लिए पॉजिटिविटी ही होगी। इस कार्ड को हम हमेशा देख के यही कहते हैं कि कामों को टालो मत, प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल भी मत करो। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन, रादर दिस इज द टाइम टू टेक फिजिकल एक्शन। ये कार्ड हमें इस तरीके से, हम इसे जॉब में, करियर के केस में हम इस कार्ड को पढ़ते हैं। अगर अब यही कार्ड मेरा लव रिलेशनशिप के केस में आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे? लव रिलेशन के केस में भी ये डुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए, कि पहले करियर पर ध्यान देना चाहिए, या मेरी इस पर्सन के साथ नहीं बन रही है, मैं इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू कर दूं। या डुअलिटी कुछ भी हो सकती है कि अभी तक हमने बच्चे नहीं किए हैं, क्या ये सही टाइम है बच्चे करने का, या हमें अपने रिलेशनशिप में बच्चों के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। तो क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप के केस में भी जितने भी डिसीजन हैं, जितने भी डुअलिटी से भरे हुए आपके मतलब डुअलिटी तभी आती है जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। जितने भी आपके पास ऑप्शन हो, पर आपको डिसीजन इसी वक्त लेना है। ये राइट टाइम है आपके डिसीजन लेने का, और जो आप डिसीजन लोगे वो पॉजिटिव भी होंगे। इसकी एश्योरेंस में अपने क्लाइंट को हमें इस कार्ड को देखकर देनी है। अगर सिंगल्स आते हैं हमारे पास और वो सिंगल्स रिलेशनशिप के केस में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी आपके पास और भी बहुत सारा कुछ जिसके लिए आपको डिसीजन लेनी है। सो इस कार्ड को पढ़ने के बाद अब आपको इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, जब तक मैं चैट में देख लेती हूँ। इसमें वो हाथ से एक वैन को पकड़े हुए है, तो वो जी। उसको सपोर्ट दे रहा है। इसका मीनिंग कि वो उसको किसी का सपोर्ट मिल रहा है या वो किसी का ले रहा है support? नहीं, वॉन्ड्स का हाथ में, वॉन्ड्स को इटसेल्फ हम छड़ी को सपोर्ट की तरह ही देखते हैं, उसे सपोर्ट मिल रहा है ऑलरेडी। मिल ठीक है रहा ना, हम सपोर्ट के लिए छड़ी लेते हैं ना, अगर हम बड़े लोगों के बारे में भी सोचें। और यस, मैं एक चीज मेंशन करना भूल गई कि बिजनेस और करियर के केस में ये कई बार पार्टनरशिप, ज्वाइंट वेंचर्स, ऐसी चीजों को भी दिखाता है। और क्योंकि डुअलिटी का कार्ड है, तो कभी कभी दो लोगों को एक साथ, रिलेशनशिप में दो लोगों के एक साथ होने की पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, पर दोनों ही पर्सन अनश्योर हैं। इसीलिए सिंगल्स के केस में हम ये एडवाइस देते हैं, क्योंकि दोनों ही पर्सनालिटीज अनश्योर हैं, तो हम एडवाइस ये देते हैं कि टेक योर सम मोर टाइम बिफोर टेकिंग अ गुड डिसीजन, बिफोर टेकिंग अ डिसीजन अबाउट योर मैरिज। तो दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम टू टेक अ डिसीजन, ऐसा हम इस कार्ड को देखकर कहते हैं।
एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर रिवर्स के केस में आएगा तो कैसे आगे हर एक कार्ड में हम रिवर्स के बारे में जनरली नहीं बात करते, पर फिर भी इस कार्ड को अगर हम देखें तो जब डुअलिटी आती है, डुअलिटी यानी कभी कभी डुअलिटी, और अगर पार्टनरशिप जैसी चीजों का केस है या रिलेशनशिप में दो लोग जहाँ इन्वॉल्व हैं, तो वहां वाले डिसीजन के बारे में बात करते हैं। तो जब ये रिवर्स कार्ड आ जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग कलेक्टिव डिसीजंस के बजाय पर्सनल गोल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, या ऐसे लोग जो हैं इनको क्योंकि होराइजन पर देख रहे हैं और उल्टे हो जाएंगे तो उनको फियर ऑफ अननोन का होता है। इतना बड़ा विशाल समुद्र है जिसके फियर ऑफ अननोन हो जाते हैं। या ऐसे भी देखते हैं कि डिसीजन लेने में बड़ी क्विकनेस दिखा रहे हैं विदाउट इवन प्लानिंग एनीथिंग। तो इस तरीके से हम इस रिवर्स कार्ड को इस तरीके से भी समझते हैं। तो डिसीजन लेने में डीले हो जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इस तरीके से इस कार्ड को हम समझ पाएंगे। सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ? चलिए क्विकली अब हम तीसरे कार्ड पर पहुंचते हैं। और ये कार्ड जो है अगेन इसकी फील मैं चाहूंगी, बार बार बोलती हूँ, आप लोग फटाफट से जो भी इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बताना चाहें काइंडली स्पीक। जी, इस कार्ड को देखकर क्या दिखाई दे रहा है आपको? हम न्यू स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं कुछ। ओके और रास्ता मैम थोड़ा मुश्किल है, मतलब नीचे का जो सरफेस है वो थोड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है। ओके। और ये जुपिटर का भी कार्ड है। और और इसको अच्छा, देख के ऐसा लग रहा है जो जैसे कोई ये ठंडी वाली जगह में है, मतलब इसने काफी ज्यादा कपड़े ऐसे कुछ पहना हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ज्योति शर्मा जी, आपने इसे जुपिटर का कार्ड बोला, तो व्हाट डू यू मीन बाय जुपिटर का कार्ड? मैम गुरु, नॉलेज, अच्छा, ये दैट, नॉलेजेबल पर्सन है। ओके, चलिए ठीक है। गाइडेंस मतलब अच्छी देते होंगे ये। ओके ओके, कि तो ये बैक आप ना जैसे देखिए। पर्सन कार्ड है इस कार्ड को, है ना, पर बल्कि ये एज अ पर्सन नहीं है कार्ड, ये एज अ सिचुएशन है कार्ड। एज अ पर्सन इस कार्ड को हम नहीं पढ़ते, जस्ट ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है ज्योति, मेरे को नहीं पता आप कहाँ से पढ़ रही हैं और किस टीचर ने आपको ये बताया। पर ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कार्ड, ये एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे एज अ सिचुएशन पढ़ते हैं। तो आप अगर इस कार्ड को देखें तो इसके पास दो वॉन्ड पीछे खड़े हुए हैं और एक हाथ में लेकर वो खड़ा है, एंड अगेन आगे समुद्र दिख रहा है और उसमें हमें बोट्स भी दिख रही है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, मोड ऑफ कन्वेंस जो था वो वाटर था, है ना, आपका सारा का सारा ट्रेड भी थ्रू वाटर होता था, वाटर बॉडीज ही होता था, शिप्स में ही सामान इधर से उधर मूव किया जाता था। तो इट सीम्स लाइक, मैं जस्ट पिक्चर को समझाने की कोशिश करूँ, इट सीम्स लाइक ही इज वेटिंग फॉर ही शिप। सो ही हैड स्टार्टेड, अगर हम पहले कार्ड के कंटेक्स्ट में से पढ़ें कि एस में इसने कुछ स्टार्ट किया, दो में आके इसने एक डिसीजन लिया, और तीसरे अब उस डिसीजन के फ्रूट्स का वेट कर रहा है। तो ही इज एक्चुअली वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द डिसीजन टेकन बाय हिम। तो न्यू न्यूज कमिंग इन जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, अब ये कह रहा है कि जो आपने, कार्ड ये कहता है जो आपने ट्रीज लगाए थे उसके फ्रूट्स लेने का टाइम, यानी जो आपने एक्शन किया था, जो आपने पराक्रम किया था, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा। ये जो 3 नंबर के कार्ड है, ये पार्टनरशिप, न्यू एसोसिएशन, ज्वाइंट वेंचर्स को भी रिप्रेजेंट करता है बहुत हद तक। और इस केस में आप ये देखेंगे, ही स्टैंडिंग अलोन होल्डिंग अ स्टिक, एंड पेशेंटली उसके आसपास और भी कुछ नहीं है। तो ये कार्ड पेशेंस का भी कार्ड है, ये कहता है पेशेंस इज द की एट दिस मोमेंट। जब हम फ्रूट्स की वेट करते हैं तो पेशेंस सबसे बड़ी की होती है। हमें जो करना होता है, हम इनिशियल स्टेज पर जब हमें करना था तब हम कर चुके होते हैं, अब हमें पेशेंटली अपनी क्या बोलते हैं, फ्रूट्स की वेट करने की, फ्रूट्स के आने की वेट करनी चाहिए। सो रिजल्ट्स विल डेफिनेटली कम, क्योंकि इवन इफ यू आर नॉट सीइंग एनी मूवमेंट, तो ये कार्ड आपसे ये भी कहता है हैव पेशेंस। चाहे आपको आसपास कोई न्यूज आती हुई नहीं दिखाई दे रही हो, कोई एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हो, फिर भी न्यूज पक्का से पक्का आएगी। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि जैसे मान लीजिए मेरी अपनी किसी क्लाइंट का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, वो अपने बच्चे की शादी के लिए बहुत परेशान है।
तो परेशान होते हैं वो, तो किसी ने उनको प्रेडिक्शन दी कि आपकी इस महीने तक शादी हो जाएगी, तो फिर उनके मन में आता है कोई हलचल तो दिख नहीं रही, कोई अप्रोच तो कर नहीं रहा, किसी से बात हो नहीं रही, और आप कह रहे हो 2 महीने में शादी हो जाएगी। तो ये कार्ड जब भी आता है तो हम कहते हैं कि नहीं, हलचल आपको चाहे दिखे या ना दिखे, शादी तो 100% 2 महीने बाद होगी, क्योंकि अब आपने जितने एफर्ट्स किए थे, लड़की बड़ी हो गई है, तो शादी होगी। जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि फ्रूट्स विल डेफिनेटली कम इवन इफ यू आर नॉट केपेबल ऑफ लुकिंग एट कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ कर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से मुझे इसके फ्रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो जो 3 ऑफ वांड्स है, इस कार्ड को हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अगेन, अगर इसको हम अच्छे एक वर्ल्ड ट्रेवल के कार्ड की तरीके से पढ़ते हैं, अगर इसके साथ द वर्ल्ड का कार्ड आ जाता है या 8 ऑफ वांड्स का कार्ड आ जाता है साथ में कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं, तो ये एक मेजर लॉन्ग टर्म ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8 ऑफ वांड्स द वर्ल्ड का कार्ड आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे, पर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉम्बिनेशन में किसी एक चीज की एश्योरेंस आ जाए। अगर मैं इसको बिजनेस करियर जॉब के केस में पढ़ती हूँ, तो ये कार्ड एक पॉजिटिव कार्ड की तरह मैं पढ़ूंगी, जो ये बताएगा कि आप अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में, यू आर रेडी टू रीप ऑल द फ्रूट्स, यू हैव डन योर पार्ट एंड यू आर रेडी टू रीप ऑल द फ्रूट्स। हार्ड वर्क इज गोइंग टू पे यू ऑफ। तो हार्ड वर्क कैसे पे करता है, क्या बोलते हैं, आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है, जो भी चीजें आप इस तरीके से समझ पाते हो, उस चीज को आप समझ सकते हो। ये कार्ड, क्योंकि ये 3 का कार्ड है, मैंने पार्टनरशिप, न्यू वेंचर्स का भी बोला था, तो बिजनेस में आपके जो ज्वाइंट वेंचर्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, या करियर में आप कुछ ऐसा करें, कर सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हों, या जॉब के केस में हो सकता है कि आपकी टीम 2 3 4 लोगों की बिगर टीम की तरफ आप जा रहे हो। इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। इस कार्ड को देखकर हम, क्योंकि आप ये देख रहे हो बंदा अकेले खड़े होकर इतनी पेशेंटली अगर वेट कर रहा है, तो कभी कभी इतनी पेशेंस वाले लोग थोड़ा रिजिड भी हो जाते हैं। तो इस कार्ड को देखकर हम कहते हैं बी फ्लेक्सिबल, हम एडवाइस देते हैं, और ये कहते हैं सिर्फ अपनी मन की मत सुनो और खाली अपने तरीके से ही काम नहीं करो, दूसरों की भी सुनने की आपको जरूरत है। तो कभी कभी बीच बीच में हमें अपने क्लाइंट्स को कुछ एडवाइस देने की भी जरूरत पड़ती है। तो उस तरीके से हम इस कार्ड को समझते हैं। लव रिलेशनशिप के कार्ड में ये एक कार्ड है जिसको देखकर हम कहते हैं यू आर मूविंग फॉरवर्ड द वे यू वांट टू बी, या जिस डायरेक्शन में आप चाहते थे आपकी रिलेशनशिप उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, डेफिनेटली मेरे स्प्रेड के बाकी कार्ड इस चीज की एश्योरेंस देंगे कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है कि या एक ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारे रिलेशनशिप बढ़ रही है। ये कार्ड आपसे कहता है, क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, ये हॉलीडे, रोमांटिक हॉलीडे की तरफ इंडिकेशन देता है, एज आई सेड कि बाकी कार्ड भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, या समटाइम्स रिलेशनशिप इन मेकिंग की तरफ बताता है। मैंने आपसे बोला फ्रूट्स लेने का टाइम है, तो रिलेशनशिप इज इन मेकिंग, समथिंग इज गोइंग टू फाइनलाइज सून, एज आई गिवन यू एग्जांपल कि लड़की की शादी हो जाएगी पर, या लड़के की शादी हो जाएगी पर थिंग्स आर इन दी मेकिंग सिचुएशन, इस तरीके से है। ठीक है। इस तरीके से मैं इस कार्ड को समझती हूँ। तो ये हमने 3 कार्ड समझे। अब आप ये देखिए कि हमारा कोर्स इतना लंबा 15 क्लासेस का इसलिए है कि एक घंटा लग गया मुझे आपको 3 कार्ड समझाने में। मैं वो कोर्स नहीं कर रही हूँ जिसमें 4 घंटे में आपको मैं 78 कार्ड्स की मीनिंग सिखा दूंगी, ऐसा दावा नहीं कर रही हूँ। और इसीलिए ये 15 क्लास का इतना लॉन्ग कोर्स है जिसमें मैं 1.5 घंटे आपको रोज पढ़ाऊंगी, हर एक कार्ड को इसी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। ये जस्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली आप में से जितने लोग, लगभग सभी लोग जो हैं, 1 या 2 लोग को छोड़कर सब लोग अभी ट्रायल क्लास के लिए हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसी तरीके से हमारी क्लास चलेगी, इसी फ्लो में चलेगी, इसी तरीके से चलेगी। एक एक चीज की हम डिटेल स्टडी ना केवल करेंगे, बल्कि आपके पूरे सेटिस्फेक्शन और आपके पूरे इन्वॉल्वमेंट की भी पूरी मेरी कोशिश रहेगी। इसके अलावा कोर्स में बहुत सारे लोगों ने मेरे को कल पूछा कि कोर्स की फीस क्या है। तो कोर्स की फीस 15,000 रुपीज है, और ये 3 हफ्ते में 3 बार हम लोग क्लास करेंगे, और लगभग 1.5 महीने में हम अपनी क्लासेस को
खत्म कर देंगे। तो जो भी लोगों ने अभी फ्री क्लास ज्वाइन करी है या जो लोग लेट आए हैं उनको नहीं समझ में आया, तो कल की तरह मैं आज की क्लास का भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप इसे रिविजिट कर सकते हैं। जो लोग कोर्स में पेमेंट करके स्टे करेंगे उन सब लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, और ये रिकॉर्डिंग और नोट्स आपके पास, नोट्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और जैसा कि मैंने बोला, आपके नोट्स बनाने के लिए भी मैं एक सुंदर सी पीडीएफ प्रिपेयर कर रही हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक के लिए रहेंगी। इसके अलावा लाइफ लॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आप में से जो भी लोग प्रोफेशनली टैरो रीडर बनने के बाद हमारे एस्ट्रोमेट्री टॉक ऐप पर काम करना चाहेंगे, आपको उस ऐप पर भी काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड, आपने 15,000 रुपए जो भी इन्वेस्ट किए हैं वो आपको फटाफट आप उसे वापस कमा भी सकते हैं। 15,000 रुपये आजकल के जमाने में कुछ भी नहीं है। आपके अगर बच्चे हैं, आप उन लोगों की फीस देते हो तो आपको अंदाजा है कि कितनी कितनी फीसेस जाती हैं। और अगर आप प्रोफेशनल टैरो रीडर नहीं भी बनना चाहते तो अपने अपने ऊपर, अपनी हॉबी के लिए आप 15,000 की तो साड़ी भी आराम से खरीद लेते हो कि मेरा बर्थडे है तो मैं 15,000 की साड़ी खरीद लूँ। तो मैं आपसे बोलूंगी कि वो 15,000 किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करिए, आपके पास लाइफ लॉन्ग एक स्किल आ जाएगा। मैम एक का कार्ड निकाल देंगे, हाँ जी, एक डेट ऑफ बर्थ का कार्ड निकालेंगे। डेट ऑफ बर्थ का कार्ड निकाल देंगे मतलब? नहीं, मैं ये यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल रीडिंग नहीं करूंगी आज के, बिल्कुल भी नहीं। रीडिंग की क्लास नहीं है, क्लास में हम लोग ऐसे ओपन रीडिंग्स नहीं करते। और क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, जब हम अच्छे नंबर ऑफ पार्ट्स पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली हम आपके रियल लाइफ के भी क्वेश्चन आंसर करते ही हैं, और सारे के सारे आप ही के क्वेश्चन आंसर हैं, आप ही के लोगों के जिनको आप जानते हैं उनके बारे में हम इसमें रीडिंग्स करेंगे, और इसी फ्लो में इस कोर्स को आगे लेकर जाएंगे। सो अगर आप में से कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं एक और कार्ड पढ़ाना भी चाहूंगी तो जितना समय बचा है 4-5 मिनट में, उसमें मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ। पर कोर्स से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर आंसर दूंगी। टैरो से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो भी मैं बिल्कुल उसको आंसर देना चाहूंगी। हम इसमें ब्लैक मैजिक से रिलेटेड क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाहिए या नहीं? जैसे क्लाइंट आते हैं, बोलते हैं ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने मेरे ऊपर। आप मुझे ये बताइए अंशु जी, किसी के कहने पर किसी ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ये आप नहीं मान सकते, या आपको नहीं मान लेना चाहिए। आप पहले अपने श्योर करें कि आप ब्लैक मैजिक का कार्ड देख पा रहे हो, या कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि ब्लैक मैजिक है या नहीं है। अगर आपको ऐसा फील होता है, आपके कार्ड्स आपको ऐसा बताते हैं, तो जरूर उसका उपाय करिए आप। बट लेकिन किसी के कहने पर मत करिए, क्योंकि आजकल जब किसी को कोई आंसर नहीं मिलता तो वो ये कह देता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। पर एक, जितने लोग भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ये मैं आई जस्ट वांट टू से दिस, ब्लैक मैजिक करना इतना आसान है क्या? ब्लैक मैजिक के लिए आपको एक ऐसे पर्सन के पास पहुंचना पड़ता है जो कि एक्चुअली ब्लैक मैजिक करे, और वो फ्री में तो करता नहीं, तो वो पैसे भी लेता है। तो आप ये सोचिए, आपसे दुनिया में कौन इतना नफरत कर रहा है, किसके पास इतनी टाइम है कि वो आपके लिए ब्लैक मैजिक करवाने के लिए पैसे भी खर्च कर रहा है, अपना एफर्ट भी डाल रहा है और एनर्जी भी डाल रहा है, और आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है। एक बार रोक के सोचिए, क्यों कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करेगा? ऐसा नहीं है कि ब्लैक मैजिक होता नहीं है, बिल्कुल होता है, मैं इस चीज को मानती भी हूँ, मैं उसका ट्रीटमेंट भी करती हूँ। सिंस आई एम अ हीलर आई डू दैट ऑल्सो। बट लेकिन जब आपसे कोई ये कहता है कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो पूछिए कि ऐसा आप में क्या खास है कि आपकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए कोई इतना टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहा है और पैसे भी खर्च कर रहा है। क्योंकि वो ब्लैक मैजिक करवाने के लिए उस बंदे के पास भी तो जाएगा ना। तो वो जो बंदा ब्लैक मैजिक कर रहा है वो कोई पॉजिटिव बंदा तो है नहीं, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी तो खुद भी लेकर आएगा। तो क्या आपसे कोई इस हद तक नफरत करता है कि वो आपके लिए पैसे भी खर्च करेगा ब्लैक मैजिक के लिए? मतलब सोचने वाली बात है, ये प्रैक्टिकल बात कह रही हूँ मैं, किसी को जज नहीं कर रही, किसी से ये नहीं कह रही कि तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। मैं मानती हूँ, मैं स्पिरिट्स में भी मानती हूँ, मैं एंजल्स में भी मानती हूँ, मैं ब्लैक मैजिक में भी मानती हूँ, मैं मानती हूँ कि होता है। पर उतना होने के लिए क्या इतना ऐसे आ रहे सब लोग आते जाते, कोई भी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक ऐसे करवाता है? इज दैट इजी? हाँ, पर कई बार ऐसा जरूर होता है, चाहे हम चाहें और चाहे ना जाने, जाने और अनजाने में हमारी टोक,
हमारी नजर दूसरों को जरूर लगती है। जब आपने बचपन से, आपके बच्चे छोटे थे, इतना बड़ा बड़ा काला टीका क्यों लगाते थे? हम कहते थे माँ की ही नजर लग जाती है। तो कभी माँ कोई जानबूझ कर अपनी माँ अपने बच्चे को नजर नहीं लगाती, तो जाने और अनजाने किसी की नजर और टोक तो जरूर लग जाती है। ब्लैक मैजिक इतना इजी नहीं है। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू कन्वे टू ऑल whosoever is listening this. Thank you, ma'am. You're welcome. So thank you very much for participating. Thank you very much for giving me time. आपने अपने 2 दिन के 2 घंटे वैल्यूएबल मुझे दिए। थैंक यू वेरी मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और ये क्लास, जो नेक्स्ट क्लास है, वो वेडनेसडे को होगी, 11:30 पर होगी। सारी क्लासेस सुबह 11:30 से 1 बजे से 1 बजे तक होगी। और आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। Thank you very much. Thank you, Atmanamaste. madam. Thank you, ma'am.